नमस्कार, आप देख रहे हैं हमें नाज है दिल पे। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो न केवल लेखनी में बल्कि पत्रकारिता में भी अपनी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के तौर पे अपना स्थापना रखता है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी 4 दशकों की यात्रा पूरी पत्रकारिता के द्वारा पूरे समाज की सेवा की है। वो शख्स पत्रकारिता से अवकाश लेकर फिर लेखनी में आए और लगातार किताब को लिखते हुए उन्होंने कई किताबें ऐसे लिखी हैं जो आज बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही हैं। ऐसी शख्सियत जो बेगूसराय के मंझौल के निवासी हैं और आज हमारे साथ बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस व्यक्ति में जिनसे हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं वो हम किसी पत्रकार से बात कर रहे हैं या फिर किसी साहित्यकार से। एक साहित्यकार के अंदर पत्रकार का साक्षात्कार होगा या फिर पत्रकार के अंदर का साहित्यकार का, हम इनसे ही जानेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा ही है, मैंने अपने ओपनिंग पिटीशन में यही दिया सर कि आज मेरी बात एक पत्रकार के रूप में साहित्यकार से हो रही है, साहित्यकार के रूप में पत्रकार से, किसका साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ? देखिए, साहित्य और पत्रकारिता में बहुत अन्योन्याश्रय संबंध है। जो साहित्यकार होगा वही पत्रकार भी होगा, जो पत्रकार होगा वही साहित्यकार भी होगा। आप इसको अलग अलग नहीं देख सकते। साहित्य की लेखन क्षमता पत्रकारिता की लेखन क्षमता है और पत्रकारिता की लेखन क्षमता साहित्य की लेखन क्षमता है। बिना लेखन क्षमता के चीज़ों को बारीकी से समझते हुए एक लेखक की संवेदनशीलता भी वही होती है और पत्रकार की भी संवेदनशीलता हुई है। मैं पत्रकार से लेखक बना हूँ या पत्रकारिता से होते हुए लेख किया यात्रा किया और मुझे लगता है कि दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और आज भी मैं पत्रकार हूँ, आज भी मैं लिखता हूँ, पत्रकारिता के लिए भी लिखता हूँ, किताबों के लिए भी लिखता हूँ, साहित्य के लिए भी लिखता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि पत्रकारीय जीवन ने मुझे लेखन की प्रवृत्ति दी और मैं इस दिशा में आगे बढ़ा। संतोष सर किससे मिलता है, एक पत्रकार कहलाने में या फिर साहित्यकार कहलाने में? पत्रकार का एक अपना आयाम है और साहित्यकार एक अस्थायी भाव है और पत्रकार एक सामयिक दृष्टिकोण। आप किसी मीडिया संस्थान में काम करते हैं तो वह एक सीमित स्तर की, लेकिन एक साहित्यकार जो है या एक साहित्य की जो चीज़ें हैं वह विश्व विधायक होता है। उसकी रचना, उसकी चीज़ें, वह रहे या ना रहे, वह विश्व स्तरीय चीज़ हो जाती है। उसका कहीं भी लोग उसको पढ़ेंगे, 200-400 वर्षों के बाद भी साहित्यिक रचनाओं को लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, बुनते हैं या उस पर काम करते हैं। और पत्रकारिता का एक सीमित स्तर है। सर, अब ग्रामीण पत्रकारिता और शहरी पत्रकारिता को कैसे देखते हैं? देखिए, ग्रामीण पत्रकारिता और शहरी पत्रकारिता कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आज के युग में जब मीडिया विस्फोट का युग, सोशल मीडिया का ज़माना है और चीज़ें अब मोबाइल से आ रही हैं तो हर जगह एक ही जैसा माहौल है। अब कोई गांव और शहर को आप अलग करके नहीं देख सकते। यदि एक यूट्यूबर जिन चीज़ों को शहर में दिखा रहा है वही चीज़ को गांव में दिखा रहा है। हाँ, एक अंतर है कि समस्याओं को जिस रूप में पत्रकारों को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए उसमें पत्रकार लोग पीछे। आज का ज़माना सर न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है। बजाता सरकार स्तर पर भी, गवर्नमेंट में भी एक इसके लिए अलग सेक्शन बन चुका है, एक प्रशाखा है भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत डिजिटल मीडिया के तौर पे काम कर रहे हैं। नया दौर यूट्यूबर्स का आ गया है। पत्रकारिता क्या इससे और व्यापक हुआ है और विश्वसनीय हुआ है या इस पर सवाल या निशान हुआ है? देखिए, अब मैंने उस दौर की पत्रकारिता देखी है जब अक्षर सेट करके लोग बनाते थे, कंपोजिंग सिस्टम था, गैलरी और प्रूफ का ज़माना था, लोग अक्षर सेट करते थे, उसका कंपोजिटर हुआ करता था। वह एक दौर अखबार निकालने का दौर था। फिर बाद में तकनीकी बढ़ी तो अखबार की तकनीक में विकास हुआ और टीवी और फिर मोबाइल के आने पत्रकारिता का एक दौर तीसरे रूप में आ गया। अभी मीडिया विस्फोट जैसी स्थिति है और मीडिया विस्फोट की जो स्थिति है वह स्थिति आपको दुनिया के किसी देश में आप एक क्षण में अपनी खबर पहुंचा सकते हैं। और मोबाइल ने दुनिया को मुट्ठी में बंद कर दिया। तो सूचना का यह जो प्रभाव है यह विश्वसनीयता के साथ उभरा है। अब उस चीज़ को पत्रकार लोग किस रूप में पेश करते हैं यह उन पर निर्भर करता है।
आज यूट्यूबर्स की विश्वसनीयता भी है और अविश्वसनीयता भी है कि आप किस चीज़ों को किस रूप में परोसते हैं। तो यह परोसने का जो यूट्यूबर सिस्टम है, यह सबसे बड़ी घातक चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है। आज जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या किसी को पेड न्यूज़, ऐसी चीज़ों का जो बढ़ावा हुआ है यह यूट्यूबर्स की वजह से हुआ है और उसका एक खमियाजा समाज भुगत भी रहा है। लेकिन इसकी अच्छाई भी है कि आज सुदूर देहात की या सुदूर की भी खबरें सेकेंड में दुनिया स्तर पर फैल जाती हैं। एक पत्रकार के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो क्या कहेंगे आप कि महेश भारती आज की नए दौर के पत्रकारिता के साथ है या पारंपरिक जो प्रिंट की पत्रकारिता की उसके साथ है, या एक सामंजस्य बैठा के चलना चाहते हैं? देखिए, सामंजस्य तो बैठाना ही पड़ेगा, बिना सामंजस्य का आप चीज़ों को लेकर बढ़ते नहीं। दूसरी बात है कि जो बेस है, जो आधार से चीज़ें बढ़ी, हिक्की गजट्स भारत में पहला प्रकाशन अखबार का था, वहाँ से लेकर के आज के दौर की पत्रकारिता, तो जो नींव है उसको आप भूल नहीं सकते। बिना नींव की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो वह नींव और इमारत का जो संबंध है वह अखबार के पुराने दौर और आज की पत्रकारिता या आज के जो सूचना विस्फोट हैं उससे, तो दोनों के बीच सामंजस्य बैठा करके और अच्छी चीज़ों को आप समाज को, देश को या राष्ट्र से आगे दुनिया को क्या दे रहे हैं, एक विश्वसनीयता के साथ मीडिया को काम करना होगा। और यही काम हर पत्रकार को करना चाहिए। और पुरानी पीढ़ी की जो अच्छी चीज़ें थी उसको लेकर के आज के दौर में हम क्या कर सकते हैं, पत्रकारों को इस पर सोचना चाहिए और इसको और आगे ले जाना चाहिए। और सूचना की जो प्रगति है, सूचना तकनीकी जो बढ़ रही है दुनिया में, यह और बढ़ेगी और इसका लाभ आज निकल समाज को मिलेगा। और मैं समझता हूं कि पत्रकारों को इसके साथ तादाद में बैठाकर और पत्रकारिता को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। और यह दोनों के बीच सामंजस्य बिठा करके ही जो चार दशकों का सर आपका पत्रकारिता का सफर रहा है, और जो मैंने आपने रिसर्च किया सब 1983 से लेकर 2018 तक का सफर आपका लगातार पत्रकारिता में बदस्तूर लगातार जारी रहा। और आप एक शख्सियत के तौर पर पूरे बेगूसराय जिला में आप एक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक तौर पर ज़्यादा लेखन की तरफ आपका कब से रुझान हो गया या पहले से चला रहा है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। पत्रकारिता के साथ लेखन का मैंने पहले बताया कि एक अन्योन्याश्रय संबंध है। और मैं थोड़ा एक पत्रकार हमेशा संवेदनशील और एक लेखक भी हमेशा संवेदनशील। उसकी जो भावुकता है, पत्रकारिता की भावुकता या पत्रकार की भावुकता, वह लेखन की भावुकता है। और जो पत्रकार भावुक होगा वह लेखक बनेगा। बिना भावुक हुए, बिना संवेदनशील आप चीज़ों को देखते हैं, समाज में क्या घटित हो रहा है, या कोई घटना घटी, या कहीं कोई विपदा आई, या कोई बड़ा प्राकृतिक आपदा आई, तो उस समय तो संवेदना जगती है। वह संवेदना मनुष्य को लेखन के तौर पर, और जब आप उसका विश्लेषण करते हैं, उसको समाज के हित में देखते हैं, तो लगता है कि हम कुछ चीज़ें लिखें। और वह जो छटपटाहट है, वह पत्रकारिता की वह छटपटाहट हमेशा लेखन के रूप में प्रस्फुटित होती है। तो एक पत्रकार हमेशा लेखक के तौर पर रहता है। और यह लेखन और पत्रकारिता का अन्योन्याश्रय संबंध मेरे साथ शुरू से जुड़ा रहा। मैं जब से पत्रकारिता में हूँ तो उसके साथ ही मेरा साहित्यिक रुझान भी शुरू हुआ। मैं पहले शुरू में कविताएँ लिखता था, जो मन में कविता का भाव आया उसको कविता के रूप में ढाला। फिर इतिहास, और एक पत्रकार को इतिहास और इलाके के भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। मुझे इतिहास और भूगोल दोनों में अभिरुचि थी। मैंने इतिहास पर काम किया, इसलिए इतिहास लिखा। फिर कांवड़, हमारे बगल में है कांवड़ रामसर साइट, तो उस पर मेरा बहुत अच्छा काम हुआ और मैंने उसको एक रिसर्च के रूप में देखा। एक यहाँ जयमंगला स्थान है, जयमंगला गढ़, जहाँ जयमंगला देवी का मंदिर है, उस पर मेरा काम हुआ। फिर बेगूसराय के इतिहास पर मैंने काम शुरू किया, राजनीतिक आंदोलनों पर काम शुरू किया। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पत्रकारिता जीवन की सारी चीज़ें साहित्यिक चीज़ों में आ गई। और जो बाद में मेरे 2 उपन्यास मैंने लिखा है, कजोमा घाट और करती मार। तो जब मैं पत्रकार जीवन में काम कर रहा था तो नील पर, तो उसी दौरान मुझे एक प्रेम कथा की जानकारी हुई और मैंने उस प्रेम कथा को उस उपन्यास में डाला और कजोमा घाट नाम का एक बहुत अच्छा उपन्यास बन गया।
इसी तरह से और चीज़ों को लेकर के मैंने एक कहानी बनाई और कहानी से प्रगति माय करके एक उपन्यास लिखा। फिर नील से नीलहे तक मेरा उत्तर बिहार के नील कारखानों पर जो अंग्रेज़ों द्वारा था लगभग 1700 ईस्वी से लेकर 1917 तक का एक इतिहास मैंने लिखा है, जिसमें मोतिहारी से लेकर पूर्णिया तक जितने नील कारखाने की स्थापना से लेकर और सारी चीज़ों की चर्चा है। इस तरह से एक साहित्यिक और पत्रकारीय यात्रा मेरी लगातार चलती रही है और मैं समझता हूँ जब तक जिंदा हूँ इसको चलाता रहूँगा। एक सवाल मेरा सर है कि आपने नील से नीलहा तक और एक किताब जो पत्रकारिता पे आपने लिखी है, नील से नीलहा तक की किताब तो काफ़ी ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पे देखा जा रहा है और काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। फिर पद्मा घाटी जो आपने बताई है वो किताब काफ़ी वो भी लोकप्रिय हो रही है, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहें आप। देखिए, खजूमा घाट जो उपन्यास है वो एक प्रेम कथा है। जब मैं नील के संदर्भ में काम कर रहा था, नील और नीलहे के संबंध, क्योंकि हमारे यहाँ एक नील कोठी थी, तो बचपन से मैं उसको देखता था, तो उसके प्रति मेरे मन में अभिरुचि जगी कि आखिर नील कारखाना किसने खोला होगा, और वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसकी अभी भी वह है लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो मैंने उसके संदर्भ में खोज करनी शुरू। तो जब मैं वो खोज कर रहा था उसी समय मुझे एक प्रेम कथा मालूम हुआ कि एक नीलहा साहब जो था अंग्रेज, उसने एक स्थानीय लड़की के साथ प्रेम किया और उसके साथ प्रेम विवाह कर लिया और वो यहीं बस गया। उसका नाम मिस्टर फिलिपे था। तो मैं उस कहानी के संदर्भ को लेकर जब थोड़ा और अध्ययन किया तो मुझे लगा कि इसको लेकर के कहानी लिखी जा सकती है, और मैंने जब उस पर लिखना सीखा तो वह एक उपन्यास के रूप में चर्चित हो गया और एक उपन्यास के रूप में छप करके भी आ गया। खजूमा घाट उसी की वानगी है जिसको मैंने प्रेम कथा के रूप में उभारा है। और सर एक सवाल मेरा ये बनता है कि आज के पत्रकारिता में लोग एक व्यवसाय के तौर पे देखते हैं। पत्रकारिता पहले समाज सेवा हुआ करती थी, आज पेशा के तौर पे, एक उद्योग के तौर पे बिल्कुल आ चुका है। लेकिन फिर भी उद्योग के रहने के बावजूद भी आज मुफस्सिल पत्रकारिता का जो दौर है उसमें लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। एक एसी रूम की पत्रकारिता चल रही है, मुफस्सिल स्तर की पत्रकारिता, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, उसमें आपकी राय से? देखिए, अब तो पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया। यूट्यूबर्स ने सारे पुरानी परंपराओं की पत्रकारिता को समाप्त लागू कर दिया, और मैं समझता हूँ कि यूट्यूबर्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं और उसकी लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, उसके व्यूवर्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया या और जो अन्य मीडिया है उसके मुकाबले उस पर एक बड़ा संकट है। तो प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज के यूट्यूबर्स, इस तीनों के बीच की जो कड़ी है, इस कड़ी में एक विश्वसनीयता को खोजना, और पत्रकारिता एक धंधा नहीं है, एक लोक सेवा का काम। पत्रकार का काम समाज को जगाना है। पत्रकार का काम है कि अकबर इलाही के शब्दों में कि जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकाल। लेकिन आज यह चीज़ बदल गई है, आज यह चीज़ बदल गई है, और यह बदलाव जो है वह एक व्यावसायिक रूप में, वह व्यवसाय अखबार मीडिया जो है सो एक बिजनेस बन गया, और आज संपादक का कोई मायने नहीं है, आज प्रबंधक का ज़्यादा। खबरें उसी की छपेगी जो पेड न्यूज़ है, दिखाई वही चीज़ जाएंगे जो पेड न्यूज़ है। बिना पेड न्यूज़ के आज अखबार की महत्ता या मीडिया की महत्ता घट रही है। इस दौर में मुफस्सिल की जो पत्रकारिता है वह मुफलिसी की पत्रकारिता है। मुफस्सिल की पत्रकारिता मुफलिसी की पत्रकारिता, और वह प्रतिबद्धता की पत्रकारिता। मेरी एक किताब मैंने इस संदर्भ में 2018 में लिखा था इसी को लेकर के, पत्रकारिता, प्रतिबद्धता और अवसरवाद। तो पत्रकारिता के साथ प्रतिबद्धता आज भी मुफस्सिल क्षेत्र में जिंदा है। वो मुफस्सिल हैं लेकिन पत्रकारिता की प्रतिबद्धता उनके पास है। वो आज भी ईमानदार हैं बनिस्बत पटना या दिल्ली या कलकत्ता में या न्यूयॉर्क में या लंदन में बैठे हुए जो एसी रूम के पत्रकार हैं, उससे ज़्यादा ईमानदार मुफस्सिल पत्रकार में हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षशीलता के साथ पत्रकारिता के उसूल को जिंदा रखे हुए। आज भी असली पत्रकारिता आज जिंदा है, तो आप कह सकते हैं कि मुफस्सिल पत्रकारिता। हालांकि शहरी लीडरशिप जो पत्रकारिता का है, संपादक या प्रबंधन ने उसको थोड़ा सा बर्बाद करने की कोशिश की है, उसका दोहन किया है, उससे उसको एक माल बटोरो व्यक्तित्व के रूप में उभारा है। लेकिन उसके बाद भी वो पत्रकार गाँव में जो संघर्ष कर रहे हैं, ब्लॉक में जो संघर्ष कर रहे हैं या जिला स्तर पर जो संघर्ष कर रहे हैं, वो ज़्यादा संवेदनशील और ईमानदार हैं जो एसी रूम के पत्रकार हैं उससे।
वर्तमान दौर की पत्रकारिता जो है उसमें अब नए पत्रकारों के लिए क्या चुनौतियां हैं और उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, चुनौतियां तो सबसे बड़ी बात है कि आज आप यूट्यूबर्स को देखेंगे, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि मैंने ऐसे ऐसे लोग हैं जो व्यूवर्स बढ़ाने के लिए जातिवाद के सिस्टम को चुन लेते हैं, संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं कि किसी को गाली पढ़ो, किसी की आलोचना करो तो हमारा व्यूवर्स बढ़ जाएगा, या किसी एक पक्ष में इतनी बातें कह दो जो हमारा व्यूवर्स बढ़ जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती है आज की पत्रकारिता का। जो यूट्यूबर्स हैं उनको अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की चीज़ें चलाते हैं उनका एक वेरियर होना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग जो मन में है वो दिखा करके अपना व्यूवर्स तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन समाज पर उसका बड़ी बुरा असर है। ये मेरा सवाल सर, विकेट टोकने के लिए सर माफ़ी चाहते हैं। मेरा सवाल सर यही है कि अब जो पत्रकारिता का दौर आया है, जिस तरह से उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा है और साथ ही एक अराजकता की स्थिति भी आ जाती है, तो ऐसे में उन्हें रेगुलेशन के लिए, उनके नियमित करने के लिए क्या आपके पास मार्गदर्शन राय होगी सर? देखिए, बिना कोई चीज़ बराबर मैं एक बात करता हूँ, लोकतंत्र या पत्रकारिता नियम से नहीं नैतिकता से चलेगा। जब तक लोकतंत्र या पत्रकारिता को आप नियम से नहीं चला सकते, वह आपकी नैतिकता होगी कि मैं जो दिखा रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो चला रहा हूँ, मैं जो लोगों को बता रहा हूँ, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए एक बैरियर जरूर होना चाहिए कि आप कन्फ्लिक्ट्स, जो समाज को कन्फ्लिक्ट्स करता है, जो विभाजित करता है समाज को, वैसी चीज़ें न दिखाई जाए, और समाज के एक रूपता को, समाज हमारा विकास के दौर में आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, इसको आप किस रूप में लेते हैं, यह पत्रकारिता की चीज़ है। लेकिन पत्रकारिता को आप जब विकृत रूप में पेश करेंगे, नियम नैतिकता से अलग होकर काम करेंगे, तो वह पत्रकारिता नहीं रह जाती है, वह विकृति पैदा करती है। और समाज जब विकृति की तरफ जाएगा तो ना आपकी पत्रकारिता रहेगी, ना आपका जो सिस्टम है वह जिंदा रह पाएगा। इसलिए पत्रकारिता को हमेशा नियम और नैतिकता के साथ रहना चाहिए। पत्रकारों को हमेशा नियम और नैतिकता का पालन करने की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक पत्रकारिता शुद्ध नहीं रह सकती है, या पत्रकारिता को जीवित नहीं रखा जा सकता। आज कुछ लोग पत्रकारिता को मारने पर तुले हुए हैं, कुछ यूट्यूबर्स को आप देख रहे होंगे या कुछ टीवी चैनल्स को आप देख रहे होंगे, तो वो लोग पत्रकारिता को मारने पर तुले हुए हैं। तो ऐसी चुनौतियाँ समाज के सामने भी है, और पत्रकारिता के छात्रों के सामने भी है, और पत्रकारिता के सामने भी है। तो इसका आप किस रूप में मुकाबला करते हैं, यह एक चुनौती है आगे आने वाली पीढ़ी। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपने पॉलिटिकल जो बीट है बहुत कवर किया है, बेगूसराय के पूरे 7 विधानसभा और लोकसभा चुनाव को, सारे क्षेत्र को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और काफ़ी गहरा विश्लेषण करते रहे। बायलाइन आपकी खबरें आती रही हैं, फ्रंट पेज की आपकी लीड खबर, टॉप लीड खबर बना करती थी। आप काफ़ी अच्छे विश्लेषक के तौर पे जाने जाते रहे। 2024 और 25 के नज़रिए से आपका क्या विश्लेषण है, इस पर आपकी राय है? देखिए, देश की जो राजनीति है और 2 गठबंधनों का दौर चल रहा है, एनडीए और इंडिया, और पिछले 2 चुनावों से एनडीए गठबंधन की सरकार है। और मैं समझता हूं कि देश का जो राजनीतिक वातावरण और उसमें एक सशक्त केंद्रीय सरकार की भी ज़रूरत है आज की तारीख, और उस मामले में एक सशक्त लीडरशिप के रूप में नरेंद्र मोदी, आप उसको नेतृत्व की क्षमता पर इंडिया के पास उस ढंग का कोई सशक्त मुकाबला करने वाला नहीं। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और एक सशक्त लीडरशिप जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं। लेकिन इधर इंडिया अलायंस के साथ ऐसी बात अभी तक नहीं है। आप पार्टियों के गठबंधन तो बना चुके हैं, वोटर्स भी आपके साथ हैं, लेकिन आपके पास एक सशक्त लीडरशिप नहीं। तो इस मुकाबले में इंडिया गठबंधन को एक सशक्त लीडरशिप उभारना हो, तभी मोदी जी का मुकाबला हो।
और बातचीत का भी ये क्रम लगातार जारी रहेगा। हमारे कुछ सवाल हैं जो अब इनके फिर से लेखनी पे ही आएगा। सर ने बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी हैं, काफ़ी लोकप्रिय और सोशल मीडिया पे तो अच्छे खासी वायरल भी हो रही हैं, खासकर पत्रकारिता जगत में और साहित्य जगत में भी किताबों को बहुत रोचकता के साथ पढ़ा जा रहा है, उनका काफ़ी डिमांड भी होगा। सर के नज़रिए से इनके दिल के बिल्कुल करीब कौन सी किताब है जो इनके बहुत करीब हो, जिन्होंने लिखा हो? हालांकि रचनाकार के लिए उनकी सभी रचनाएं खुद की होती है, बहुत ही करीब। लेकिन सर से जानना चाहते हैं कौन सी किताब, कौन सी रचना इनकी सबसे प्रिय है, जो आज भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है? देखिए, अभी आपने अच्छी बात कही कि हर रचना अच्छी है। मैंने कविता पर काम किया है और मेरी 4 किताबें कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह है, 2 किताब मैंने इतिहास पर लिखी है और 2 उपन्यास, एक जीवनी है, एक पत्रकारिता पर मेरी किताब है, पत्रकारिता प्रतिबद्धता। तो सारे विषयों को जब मैं विषय चुनता हूँ कि इस पर लिखना, तो मुझे लगता है कि यह किताब बहुत अच्छी होगी, यह किताब अच्छी होगी। अभी यह पाठकों को तय करना पड़ेगा, जो पाठक पढ़ते हैं, जो बुद्धिजीवी पढ़ते हैं, जो प्रोफेसर पढ़ते हैं, जब वो आलोचना लिखते हैं या जब किताबों के बारे में बताते हैं या पढ़ करके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी किताब, मैंने एक किताब लिखी हरसा, एक ऐतिहासिक तथ्य करके अपने इलाके का किताब, तो 1000 प्रतियाँ 2008 में मैंने निकलवाई और मेरे पास अभी वो किताब एक भी मेरे खुद के पास। या फिर मेरे पत्रकारिता प्रतिबद्धता और अवसरवादिता, जैसे 6-7 वर्ष पूर्व मैंने उसको छपाया, वह भी लगभग 1000 प्रति आई। और यहाँ से दिल्ली तक पत्रकारिता के कई छात्र उसको ले गए और काफ़ी अच्छा रिएक्शंस लोगों का रहा। अभी 2 उपन्यास मेरे आए, हिंदी के कई प्राध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी के टीचर ने उस पर समीक्षा लिखी या उसके बारे में बताया। कई पाठकों ने जो पढ़ा, तो मुझे लगा कि पाठक और प्रोफेसर संतुष्ट हैं तो मैं लेखक हूँ। हमारी संतुष्टि पाठकों की संतुष्टि है या प्राध्यापकों की संतुष्टि, शिक्षकों की संतुष्टि है, जो शिक्षक या प्राध्यापक या पाठक किताब को पढ़ करके जो प्रतिक्रिया देते हैं, वह एक लेखकीय के लिए सुखद क्षण है, एक सुखद अनुभूति है और यही लेखकीय महत्ता है और यह हर आदमी को अच्छा लगता है। अब आखिरी सवाल सर से करना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से पत्रकारिता का दौर बदला, न्यू मीडिया का दौर आया, वो काफ़ी प्रभावित भी हुआ और उनकी विश्वसनीयता पर भी लगातार सवाल उठ रहा है, चुनौतियाँ भी हैं। सर ने अपनी सलाह भी दी। सर से अब मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि अब जो पत्रकारिता के नई पीढ़ी के जो नई पौध तैयार हो रही है, विश्वविद्यालयों से आ रहे हैं, जो यूट्यूबर्स बन रहे हैं और ये दौर लगातार एक क्रम से आगे ही बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सर आपका क्या मार्गदर्शन होगा? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे नई पीढ़ी के पत्रकारों को? देखिए, आज की पत्रकारिता की मेरी नज़र से आज के पत्रकार पढ़ते नहीं। सबसे बड़ी कमी है कि वो किताबों को नहीं पढ़ते हैं, वो इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, वो इस इलाके के भूगोल को नहीं जानते हैं। जब तक आप पत्रकारिता कर रहे हैं उस चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, या उस इलाके के भूगोल को आप नहीं समझते हैं, या उस इलाके के इतिहास से आप परिचित नहीं हैं, या उस इलाके की राजनीति से आप परिचित नहीं हैं, उस इलाके की जनता की मनोविज्ञान से आप परिचित नहीं हैं, तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। आज की पत्रकारिता जड़ से उखड़ी हुई पत्रकारिता कि लोग पत्रकारिता इंस्टीट्यूट से, चूँकि बहुत व्यावसायिक टाइप के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं देश में, तो पत्रकारिता वहाँ से करके आ रहे हैं और मीडिया संस्थानों में जा रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं और उनकी लेखनी और उनकी शुद्धता गायब होती जा रही है। आज यूट्यूबर्स आपको, आप सुनिए, शुद्ध बोलने वाले लोग, तथ्यों की गलतियाँ, जब वो इतिहास के बारे में बताएंगे, जब राजनेताओं के बारे में जाए राजनीतिक इतिहास लिखेंगे, बोलेंगे, तो उसमें ढेर सारी खामियाँ रहती हैं, अधूरी जानकारियाँ रहती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई। तो इन चीज़ों से पत्रकारिता को बचाना आज नहीं। आप तथ्यों के साथ, इतिहास के साथ
उस इलाके के भूगोल के साथ, वहाँ के जनता के मनोविज्ञान के साथ, वहाँ के राजनीति के साथ जब तक नहीं आते हैं, पत्रकारिता के साथ आप न्याय नहीं कर सकते हैं। पत्रकारिता न्याय की चीज़ है, वह एक न्यायपूर्ण रास्ता है, वह जनता को शिक्षित करने का माध्यम है, वह जन शिक्षा है। और जब तक आप स्वयं नहीं पढ़िएगा तो आप जनता को क्या शिक्षित कीजिए। इसलिए पत्रकारों को हमेशा एक पाठक होना चाहिए, एक दर्शक होना चाहिए। जब तक वह पत्रकार पाठक नहीं है, जो खूब पढ़ेगा वही खूब लिख भी सकता है। मेरी यही अवधारणा। आप किताबों को नहीं पढ़िएगा, आप लिख नहीं सकते। इसलिए पत्रकारिता करना है, खूब पहले पढ़िए, उसके बाद और दिखाइए। सर अब जाते जाते सर से एक और महत्वपूर्ण सवाल आ गया हमारे जहन में, और चाहते हैं कि इस आप दर्शकों तक ये हम सवाल का जवाब पहुंचाएं सर के माध्यम से। सवाल ये कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में शामिल है बहुत सारे, उन अधिकारों में एक अधिकार ये भी है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। चाहे वो देश के सबसे बड़े उच्च सदन में राज्यसभा हो या लोकसभा हो, या फिर राज्य के सदन में हो, या फिर आम नागरिकों का हो। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हम लोगों को मिला हुआ पत्रकार, पत्रकारिता और पत्रकार, इसका भी इस्तेमाल करते हैं और आम लोग भी करते हैं। लेकिन इसके नाम पे कई बार हम स्वतंत्रता के नाम पे सक्षमता करने लगते हैं। क्या ये सही है? क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये न्यायोचित है? इस सवाल का जवाब हम सीधे लेंगे हम सर से जानना चाहेंगे। देखिए, पत्रकारिता और अभिव्यक्ति एक बहुत खूबसूरत शब्द है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये पत्रकारिता, और पत्रकारिता ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अभी पूर्व में मैंने आपको कहा कि नियम और नैतिकता, कि आपने यदि आप पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की बात की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, तो आपकी नैतिकता भी होनी चाहिए। हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार मिला हुआ है, और बहुत एक खूबसूरत कहानी है कि इंग्लैंड की संसद में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात हो रही थी, या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात हो रही थी, या मानवाधिकार पर बात हो रही थी, तो हुआ कि हमको जो मन है वह करेंगे, जो मन होगा वह बोलेंगे, जो मन होगा वह लिखेंगे। यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा थी। इस पर काफ़ी देर बहस हुई। जब सारे एमपी बाहर आए तो एक एमपी ने हाथ घुमाया तो दूसरे एमपी के नाक पर लगा और खून बहने लगा। वह एमपी फिर जब हाउस में गया तो उसने कहा कि श्रीमान फलाने एमपी ने मेरे नाक पर मुक्का मारा और मेरा घायल हो गया, मेरे नाक से खून गिरने लगा। जब एमपी ने सफाई, दूसरे एमपी ने सफाई दी जिसने मुक्का चलाया था, तो उसने कहा कि मैं अपना मुक्का हवा में घुमा रहा था, मैं अपना हाथ हवा में घुमा रहा था, इनका नाक मेरे सामने आ गया और इनको चोट लग गई। इसमें मेरा क्या है, मेरा तो हाथ अपने हवा में घूम रहा था, मैंने इनके नाक पर मुक्का चलाया नहीं था। तो यह जो चीज़ें हैं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी चीज़ का अधिकार वहीं तक है, अध्यक्ष ने यह नियमन दिया कि जहाँ से दूसरे की नाक शुरू हो जाती है, आपको मुक्का घुमाने का अधिकार खत्म हो जाता है। तो पत्रकारिता का भी यही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि हम समाज को विखंडित करने का, समाज को अधोगामी बनाने का, समाज को पीछे धकेलने का, या व्यक्ति को बदनाम करने का, या राजनीतिक दल को बदनाम करने का, या किसी जात, धर्म, देश, प्रांत को बदनाम करने का एक शगुफा छोड़ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, यह बिल्कुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। आप नियम और नैतिकता के साथ जो अच्छी चीज़ें, पत्रकारिता अच्छी चीज़ें परोसने का, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अच्छी चीज़ें परोसने की। अभिव्यक्ति का यह मतलब नहीं है कि आप विकृतियों को, लेकिन आज बहुत सारे लोग जाति के नाम पर पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या क्या भीमवाद, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ें तो समाज को अधोगामी
दिशा देता है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और पत्रकारिता पर हमला है। आज की पत्रकारिता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृंखल पत्रकारिता होते जा रही है। सरकार या समाज को इस पर नियमन करना चाहिए, दुनिया भर की सरकारों को सोचना चाहिए, और जो खास तौर पर जो सूचना तकनीक है उसको भी इसके रोकने की तरफ कुछ तकनीकी चीज़ें पैदा करनी चाहिए, जिससे यह चीज़ें रुकी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पत्रकार हैं उनको स्वयं की नैतिकता पैदा करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण और व्यस्त समय से निकाल के अपना कुछ बस हमें हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ महेश भारती जी, जो काफ़ी बड़े शख्सियत के तौर पे एक पत्रकार के दुनिया में जाने जाते हैं बेगूसराय में। इनकी लिखनी की किताब, बहुत सारी किताबें आई हैं जिनकी किताबों का अध्ययन यहाँ से दिल्ली के विश्वविद्यालय तक में पढ़ा जाने लगा है। वो किताब पत्रकारिता, प्रतिबद्धता और अवसरवादिता, ये किताब काफ़ी लोकप्रिय हुई है। एक ऐतिहासिक किताब जो यहाँ की नील से नीलहा तक की बात है, और एक प्रेम कहानी पर आधारित किताब ककती माय। इस तरह की किताबें हैं। इसके अलावा दर्जनाधिक किताबें इन्होंने लिखी हैं जो अब पाठकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होने लगी है। खासकर सोशल मीडिया में इनकी किताबें बहुत ही रोचकता के साथ पढ़ी और देखी जाने लगी हैं। सर ने 4 दशकों तक पत्रकारिता से समाज की सेवा की है, और बेगूसराय टाइम्स से उन्होंने शुरुआत में लगभग 80 के दशक में शुरुआत की, और 2018 तक वो लगातार कार्यरत रहे। बहुत ही अच्छा विश्लेषण करने वाले के तौर पे ये जाने जाते रहे हैं। बेगूसराय की राजनीति का इतिहास हो या बेगूसराय की राजनीति का विश्लेषण, इनकी लिखी खबरें हमेशा बड़े और प्रतिष्ठित हिंदी अखबारों के सुर्खियों में बनी होती थी। सर ने एक ख़ास बात बोली कि मुफस्सिल पत्रकारिता मुफलशी की पत्रकारिता है, और नए दौर की यूट्यूबर की पत्रकारिता, ये पत्रकारिता पर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा एक यहाँ पे विचाराधीन समय आ गया, जिसमें सरकार और समाज को सोचना होगा। ये था हमारा कार्यक्रम, के लिए उनसे नाज है जिन पे। हमारा कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव या आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, आप ज़रूर दें। नमस्कार।